हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम यहाँ पर आदिकाल शुरू कर रहे हैं कि आदिकाल का नामकरण कब और किन कवियों ने आदिकाल को किस नाम से नामकरण किया। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आदिकाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आदिकाल की समय सीमा क्या रही। तो आदिकाल की जो समय सीमा है वह है 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। कितने तक? 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ठीक है। और आदिकाल का जो आदिकाल नाम है वह दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पहले हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। अब वैसे तो कई सारे साहित्यकार हैं, उन्होंने आदिकाल को अलग अलग नामों से नाम दिया, नामकरण किया। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये हमारे साहित्यकार हैं और उन साहित्यकारों ने आदिकाल का क्या नाम रखा वो हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जो हैं उन्होंने आदिकाल को किस नाम से नामकरण किया? तो वह था सिद्ध सामंत काल। ठीक है। आदिकाल को किस नाम से नामकरण किया उन्होंने? सिद्ध सामंत काल। रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से नामकरण किया? तो वह था वीर गाथा काल। अब देखिए इनकी समय सीमा भी हम थोड़ा सा देखते चलते हैं कि किस समय में कौन सी क्या था। तो जो राहुल सांस्कृत्यायन थे उन्होंने सिद्ध सामंत काल का समय माना 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। ठीक है। और वीर गाथा काल का जो समय था रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया और उनकी जो समय सीमा थी उन्होंने 1050 से 1375 उसकी समय सीमा रखी। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दो नामों से चिन्हित किया। एक संधि काल और दूसरा चारण काल। तो जो संधि काल था उसका समय सीमा कितनी थी? 750 से 1000 विक्रम संवत तक। ठीक है। और चारण काल की जो समय सीमा थी वह थी 1000 से लेकर 1375 तक विक्रम संवत तक। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने जो आदिकाल है उसका नामकरण किया संधि काल और चारण काल के नाम से। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। चारण काल। और इनकी जो समय सीमा थी इन्होंने बताई 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आदिकाल का नाम किस नाम से रखा? प्रारंभिक काल के नाम से। प्रारंभिक काल। और जिसकी समय सीमा थी 1184 से 1350। 1184 से 1350। मिश्र बंधु विनोद थे, उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। क्या दिया? आरंभिक काल। उन्होंने आरंभिक काल दिया और संग संग इनको दो भागों में बांटा आरंभिक काल को। पहला था पूर्व आरंभिक काल
और दूसरा था उत्तर आरंभिक काल। तो जो पूर्व आरंभिक काल था उसका समय सीमा थी 700 से 1343 तक, और जो उत्तर आरंभिक काल था उसकी समय सीमा थी 1344 से 1444 तक। समझ आया? नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया था, उन्होंने क्या नाम दिया? आदिकाल ही उन्होंने नाम दिया, आदिकाल। और उन्होंने समय सीमा इसकी रखी थी 1000 से लेकर 1400 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने आदिकाल को किस नाम से नामकरण किया? वह था अपभ्रंश काल। और धीरेन्द्र वर्मा जी ने भी अपभ्रंश काल, इन्होंने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल से नामकरण किया। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नामकरण जो किया वह था बीज वपन काल। बीज वपन काल मीन्स के हिंदी साहित्य का बीज बोया गया। इस समय में उनकी मान्यता के अनुसार के जो आदिकाल का समय था उसके अनुसार हिंदी साहित्य का बीज बोया गया था, इसीलिए उन्होंने इस काल का नाम बीज वपन काल रखा। अब जो वासुदेव सिंह, उन्होंने क्या रखा है आदिकाल का नाम? तो उन्होंने रखा था उद्भव काल। क्या रखा था? उद्भव काल। ठीक है, क्या नाम रखा? उद्भव काल। नेक्स्ट है हमारे सुमन राजे। सुमन राजे ने क्या नाम रखा आदिकाल का? आधार काल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं से बनकर आते हैं कि किस साहित्यकार ने आदिकाल को किस नाम से नामकरण किया। मोस्टली यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इनको नोट डाउन करना है। और नेक्स्ट है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, जिन्हें हम रसाल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने नामकरण किया आदिकाल का जय काल के नाम से। क्या? जय काल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल का जो नामकरण किया वह था अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल से नामकरण किया, जिसमें कि जातीय साहित्य का उदय उन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल के नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया, राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल और चारण काल नाम दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का नाम दिया, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, वासुदेव सिंह ने उद्भव काल का नाम दिया, सुमन राजे ने आधार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जयकाल का नाम दिया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय बताया इसमें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि काव्य, किस किस प्रकार के काव्य लिखे गए थे। तो आदिकाल में मुख्यतः प्रबंध काव्य भी लिखे गए और मुक्तक काव्य भी लिखे गए। कैसे? मुक्तक काव्य भी लिखे गए थे। तो प्रबंध काव्यों के अंतर्गत थे हमारे रासो काव्य थे, जिसमें जो विद्यापति थे उन्होंने भी काव्य लिखे थे। कीर्ति, लता और
कीर्ति, पताका आदि कई काव्य थे। और जो मुक्तक काव्यों के अंतर्गत थे हमारे खुसरो की पहेलियाँ थीं, खुसरो की पहेली और पदावली आदि कई प्रकार के काव्यों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। तो हम पहले अपभ्रंश काव्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से काव्य रहे थे वो। तो इसमें थे हमारे विजयपाल रासो थे, हमीर रासो और कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश काव्य थे। ये अबहट भाषा में जो विद्यापति थे उन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका अबहट भाषा में लिखे हुए थे। और देश भाषा काव्य कौन से थे? तो देखिए यहाँ पर खुमान रासो, वीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और जयचंद्र प्रकाश और थे जय मयंक जस चंद्रिका, एक थे जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ थी। और पदावली आदि जो थी ये किस भाषा में थी? ये देश भाषा काव्य में। नेक्स्ट है हमारा कि जो आदि काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उनमें अधिकतर कौन सी शैलियां प्रयोग की गई थी। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हम समझते हैं कि जब आदि काल में जो भी साहित्य लिखे गए थे उनमें डिंगल शैली और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिंगल शैली। अब समझते हैं डिंगल शैली किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपभ्रंश और राजस्थानी जो मिश्रित भाषा है उसको हम क्या कहेंगे? डिंगल शैली। अच्छा, डिंगल शैली थोड़ी कर्कशता रहती है, इस शैली में क्या रहती है? कर्कशता। इस शैली में कर्कशता रहती है। समझ में आया? डिंगल शैली कौन सी होती है? जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा मिश्रित रहती है। और डिंगल शैली थोड़ी में क्या रहता है? कर्कशता रहती है या कर्कश होती है थोड़ी, ऐसे भी समझ सकते हैं। और नेक्स्ट दूसरी शैली थी हमारी पिंगल शैली। अब पिंगल शैली किससे मिलकर बनती है तो वो देख लेते हैं। अब देखिए पिंगल शैली कौन सी होती है? अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित जो शैली होगी उसे हम कहते हैं पिंगल शैली। ठीक है, इसमें थोड़ी क्या है? मिठास रहती है, क्योंकि इसमें ब्रज भाषा रहती है मिली हुई। तो इस शैली में, पिंगल शैली में क्या होता है? थोड़ी मिठास रहती है। समझ में आया यहाँ तक? अब आते हैं हम कि आदिकाल में किन छंदों का प्रयोग किया गया था। तो देखिए आदिकाल में सर्वप्रथम पहले चौपई, ध्यान से देखिए, चौपई छंद होता था, जिसमें कि इसमें कितनी मात्राएं होती थी?
मात्राएं कितनी होती थी इसमें? 15। चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती थी। बाद में इसी को विकसित करके चौपाई छंद बना और इसमें 16 मात्राएं आई। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब देखिए, जो आदि काल में जो भी काव्य मतलब लिखे गए थे तो उनमें अधिकतर आला गीत लिखे गए थे। अब देखिए, आला गीत क्या होता है? आला गीत होते हैं जिसमें कि राजाओं की प्रशंसा रहती है। पहले ऐसे समझते हैं कि आला गीत क्या होते हैं? जिसमें राजाओं की प्रशंसा रहती है। और इन गीतों से क्या होता है? योद्धाओं का जोश बढ़ाने के लिए इनको लिखा गया। कैसे? योद्धाओं का जोश बढ़ाने के लिए, जो युद्ध के समय उनको और अधिक जोश आए, जोश बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो आला गीत होते थे राजाओं की, जिनमें प्रशंसा रहती थी। और ये गीत लिखे गए थे। किस लिए लिखे गए थे ये गीत? कि ताकि योद्धाओं का जोश बढ़े। अब जो आला गीत थे उसमें कुल कितनी मात्राएं होती थी? कुल मात्राएं होती थी उनमें 31। कितनी मात्राएं होती थी? 31। कौन से होते थे वो? कि दोहा प्लस चौपाई। ठीक है, दोहा प्लस चौपाई। अब देखिए, 31 मात्राएं होती थी, तो जिसमें 16 व 15 मात्राओं पर 16 व 15 मात्राओं पर यति होता था। ठीक है, 16 और 15 मात्राओं पर यति होता, और अंत में सदैव गुरु लघु वर्ण होता था। अंत में क्या होता था? अंत में गुरु और लघु वर्ण होता। यहां तक समझ में आया आपको? अब ये जो दोहा प्लस चौपाई होता है, इनके जो आला गीत होते थे वो कड़वक शैली में लिखे जाते थे। कौन सी शैली में? कड़वक शैली में। ध्यान रखिए आप। अब देखिए, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि आला गीत किस प्रकार से और कैसे होते थे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 4 पंक्तियां लिखती हूँ। बदल गई सब परिभाषाएं, बदल गई सब परिभाषाएं, बदले सब आचार, बदले सब आचार विचार, निर्विकार को कहलाते, निर्विकार को कहलाते हैं। चौथी पंक्ति में यहां लिखे दे रही हूं। जिनके मन में भरे विकार। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि आला गीत में क्या होता है? 16 और 15 पर यति होती है। तो थोड़ा सा हम इसको समझ भी लेते हैं मात्राएं लगाकर। देखिए, एक मात्रा, एक मतलब ये हम एक एक भी बोल सकते हैं। इसे लघु गुरु भी बोल सकते हैं। लघु 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 लघु, और ये हो गई गुरु। लघु 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 गुरु और गुरु। समझ में आया? अब इनको हम गिन लेते हैं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए, पहले चरण में कितनी हो गई? 16 मात्राएं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले और तीसरे चरण में 16 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 15 मात्राएं। तो इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं मात्राएं लगाकर कि लघु लघु गुरु,
लघु लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु और लघु। चेक कर लेंगे। यहाँ से 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो दूसरे चरण में हमारी कितनी मात्राएं हो गई? 15 मात्राएं। समझ में आया? इस तरीके से इसी प्रकार इनमें भी यह मात्राएं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आला गीत क्या होते थे, कितनी मात्राएं होती थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए, आदिकालीन प्रवृत्तियां कि आदिकाल की मतलब विशेषताएं कह लीजिए, प्रवृत्तियां कह लीजिए। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें आदिकाल में क्या था? ऐतिहासिकता का अभाव था। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ऐतिहासिकता का अभाव रहा। ठीक है। दूसरा, जो युद्ध वर्णन जो होते थे उनमें सजीवता रहती थी। तो युद्ध वर्णन में सजीवता, समझ में आया? युद्ध वर्णन में सजीवता। नेक्स्ट हमारा ये कि इस आदिकालीन काव्यों में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती थी क्योंकि वीर काव्य भी लिखे गए थे इस काल में और श्रृंगारिक काव्य भी लिखे गए थे। हमेशा प्रामाणिकता का, अब देखिए यहाँ पे प्रामाणिकता में इस कालीन में जो भी काव्य लिखे गए थे उनमें जो अधिकतर प्रामाणिकता में हमेशा संदेह रहा। नेक्स्ट पॉइंट है जो आश्रयदाताओं की जो भी कवि थे उन्होंने जिस राजा के आश्रय में वो रहा करते थे उनकी ही प्रशंसाओं का वर्णन उन्होंने काव्यों में किया। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और नेक्स्ट था संकुचित राष्ट्रीयता। और इसमें एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी इस काल की कि इसमें कल्पना और अतिशयोक्ति की प्रचुरता थी। क्या थी? कल्पना और अतिशयोक्ति की प्रचुरता थी। भरमार थी कहने का अर्थ ये है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। नेक्स्ट था हमारा पॉइंट यहाँ पर कि इस काल की रचना में विविध छंदों का प्रयोग किया गया। विविध छंदों का प्रयोग किया गया। और जैसे अभी पीछे मैंने बताया कि डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया। अलंकारों का भी समावेश रहा। तो कई सारी मतलब प्रवृत्तियां रही इनकी। अलंकारों का समावेश रहा है इस काल की काव्य रचनाओं में। नेक्स्ट था हमारा साहित्यकारों साहित्य लिखने के साथ साथ मतलब तलवार चलाने में भी माहिर थे। ये भी एक विशेषता है कि जो साहित्यकार थे उस समय के साहित्यकार थे तो वो साहित्य लिखने के साथ साथ साहित्य लिखने के साथ साथ तलवार चलाने में माहिर थे। ठीक है, माहिर थे। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय काव्यों का बिल्कुल अभाव देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको कि
यहाँ पर कि संकुचित राष्ट्रीयता, तो इस काल में राष्ट्रीय काव्यों का बहुत अधिक अभाव रहा है। एक पॉइंट और लिखते हैं हम यहाँ पर, युद्ध और प्रेम कविता के विषय रहे हैं इस काल में। अभी ऊपर मैंने जैसे बताया कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रही, तो युद्ध और प्रेम कविताओं के विषय रहे। तो आदिकालीन यह थोड़ी सी प्रवृत्तियां लिखवाई हैं मैंने। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा गया, कि हिंदी का प्रथम कवि या किसको कहा गया। ये हिंदी का प्रथम कवि कौन है और किस साहित्यकार ने किसको हिंदी का सर्वप्रथम कवि कहा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना, जिनका मतलब सरहपा को माना, और उनके इस मत को सभी ने स्वीकारा। इस मत को सभी ने स्वीकारा भी है। समझ आया कि राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का जो प्रथम कवि सरहपा को कहा और इस मत को सभी साहित्यकारों ने स्वीकारा भी है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़े से पढ़ेंगे कि किस कवि ने किसको प्रथम कवि कहा, ये यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे कि राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का कवि किसे माना, प्रथम कवि किसे माना, स्वयंभू को। यदि प्रश्न आ जाता है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो उस जगह पे आपका उत्तर स्वयंभू होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो वह थे पुष्य या कह लीजिए पुंड। उनको हिंदी का प्रथम कवि माना। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, पुण्य या पुंड। रामकुमार वर्मा जी के अनुसार स्वयंभू और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरहपा को। अब जो नगेंद्र थे, डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने भी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, राजा मुंज को। ध्यान से समझिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना। और अगर हम बात करें कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना है, बताइए। तो उसने अब्दुल रहमान को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र नेक्स्ट है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो वो हैं शालीभद्र सूरी। गणपति चंद्र ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। और नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन जी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो उन्होंने विद्यापति
विद्यापति जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आपको समझ में आया? यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना, डॉक्टर बच्चन जी ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। थोड़ी सी कुछ और मोस्ट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ कि जो हिंदी का यदि प्रथम ग्रंथ आ जाता है कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है और उसके लेखक कौन से हैं, हिंदी का प्रथम ग्रंथ, तो उस जगह पर आएगा कि जैन श्रावक देवसेन, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है, जैन श्रावक देवसेन द्वारा जो रचित ग्रंथ है, कौन सा? श्रावकाचार, यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ कहलाया। यह जो ग्रंथ है ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ कहलाया, हिंदी का प्रथम ग्रंथ कहलाया। अगर कभी प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावकाचार जो कि 933 ईस्वी में लिखा गया था। यदि पूछ ले कि इसमें कितने दोहे थे, तो इसमें 250 दोहे थे और इस ग्रंथ के अंदर गृहस्थ धर्म का वर्णन है, गृहस्थ धर्म का वर्णन है। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। जो भी आपकी जो भी आपके मन में प्रश्न हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से अपने हाथों से नोट्सों को नोट डाउन करें। और ठीक है, और आप वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि और सभी लोगों तक ये थोड़ी सी जानकारी जो मेरे द्वारा दी जा रही है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। और नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत।